हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट टॉपिक। ठीक, कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने एचटेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एचटेट पीजीटी 2023 का एग्जामिनेशन आ रहा है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं और उन सभी में आपको पता है ये वाला टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसी टॉपिक का नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट। और ये स्टूडेंट्स को बेसिकली डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती है, बट ये टॉपिक बहुत ही ईजी होता है अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में समझ लो। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर वो आप इजीली कर दोगे, बट आपने उससे पहले कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली क्या करना है, समझना है। तो ये वन शॉट वीडियो होगा हमारा। देखो, अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो कि मैं वन शॉट लेके आऊँ पूरी एचटेट के लिए, जैसे अभी हमारे ऑलमोस्ट ठीक है 26 डेज बचे हैं एचटेट पीजीटी के लिए, तो तब तक हम रेगुलर वन शॉट वीडियोस डालेंगे। ठीक है, आपके अप्रॉक्सीमेट 20-22 चैप्टर हैं तो हम सभी को कवर करेंगे, बट आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसके लिए। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तभी हम और वीडियोज़ को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। और जो स्टूडेंट मास्टर कैडर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कभी भी देख रहे हैं बाद में, उनके लिए ये वीडियो क्या होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा बिकॉज इसमें हम सभी कंसेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सबसे पहली यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। देखो, बेसिक्स में क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री होती है हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर में किस तरह के चेंज आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री। अब ये मैटर क्या होता है? मैटर होता है कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड उसका कुछ क्या हो, मास हो। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो प्लस वो किसको ऑक्यूपाई करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलते हैं क्या, मैटर। अब मैटर की कई तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर हम मैटर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट्स, कि किस तरह की मैटर की स्टेट्स हो सकती है, तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं सभी को पता है। एक होती है हमारे पास सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और एक होती है हमारे पास गैसीय स्टेट। और दो और स्टेट्स होती हैं जो नई वाली स्टेट्स हैं जिनको हम कम स्टडी करते हैं। एक होती है प्लाज्मा स्टेट, एक होती है प्लाज्मा स्टेट, और एक होती है हमारे पास बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ये हमारे पास क्या होती हैं, मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। अब ये सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बता देता हूँ। जब सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं काफ़ी स्ट्रांग होती है, मतलब जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड्स में क्या होता है, एटम्स के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। गैसेस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एटम्स के बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब दो एटम्स के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। ये वाले बेसिक पॉइंट्स थे। अब जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये हमें सन में मिलती है। ठीक है, सन में जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर अराउंड 10⁻⁶ केल्विन के आसपास हमें क्या मिलती है, प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। और जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होती है ये काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर देखने को मिलती है, जो काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, जो लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें हम पढ़ते हैं बोसोन पार्टिकल्स को, बोसोन पार्टिकल्स को। चलो, ये दो स्टेट्स तो ज़्यादा कोई डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है, इनको तो स्टडी नहीं किया जाता, बट हमने जो स्टडी करनी होती है वो होती है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। अब जो मैटर है हमारे पास, ये किससे मिलके बना हुआ है? मैटर मिलके बनता है हमारे पास एटम से। मैटर किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है।
अब ये एटम्स क्या होते हैं, ये एटम्स क्या होते हैं, तो ये एटम्स के रिगार्डिंग जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो दी थी डाल्टन ने। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था, छोटा पार्टिकल जिसको हम फर्दर सब अटोमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बट हमने एटम को तो, ये डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी। फेल क्यों हो गई थी, क्योंकि हमने एटम को क्या कर दिया था, सब अटोमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया था। ये सब अटोमिक पार्टिकल कौन कौन से थे, एक थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, एक थे हमारे पास प्रोटॉन्स और एक थे हमारे पास न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो हमने एटम को क्या कर दिया, फर्दर सब अटोमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। अब जो एटम होता है, एटम को हम स्फेरिकल शेप का मानते हैं। ठीक है, एटम को की शेप का मानते हैं, स्फेरिकल शेप का मानते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होता है। ये एटम के अंदर क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो हमें एटम का आज तक पता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनका मास क्या होता है और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास तीन है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन्स और एक है न्यूट्रॉन। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज सारी चीज़ें लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा बहुत। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सभी को पता है ये बातें, जस्ट रिपीट हो रही हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है बट यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज 0 होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मास की, तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.11 इंटू, यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलो जूल। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका जो चार्ज होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास 10⁻31 kg, मतलब माइनस में 31। और प्रोटॉन्स का 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। ये याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर होता है प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, बट जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवियर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बट इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन।
अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने इस रेशियो को फाइंड आउट किया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइड बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर इस वैल्यू को निकालोगे आप तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगी 1837। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हैवी। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है तो प्रोटॉन का 1837 kg होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेशन को लाइक कर रहे हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रहा है सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक एटम होता है। एटम क्या होता है सभी को पता है, ठीक है। जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है हमारे पास मॉलिक्यूल का, ठीक है। एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो, जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर की हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ये सब उनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम इनकी केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पास, जो मैटर होता है इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एलिमेंट, एक होता है हमारे पास एलिमेंट और एक होता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। एक होता है एलिमेंट और एक होता है हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जो एक तरह के एटम से मिलके बने, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है, आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। लाइक O2, O2 एक एलिमेंट है बिकॉज दोनों एटम्स ही क्या हैं, ऑक्सीजन है, उसके अलावा नाइट्रोजन, ओजोन, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है बिकॉज इनमें सेम टाइप का एटम क्या है, प्रेजेंट है। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। लाइक हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल भी है, एक कंपाउंड भी है, ठीक है, CO2। यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के क्या हैं, एटम्स प्रेजेंट है। ये वाले बेसिक से पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। ये पहला हमने जो बेसिक टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया। हमने देखा मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, उनके ऊपर चार्ज की क्या वैल्यू है और उनके ऊपर मास की क्या वैल्यू है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कई बार मैंने देखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी एक्चुअल में जो वैल्यू होती है। ये क्या रूल्स होते हैं, जितने भी नॉन डिजिट्स नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। लाइक 175, ये 3 डिजिट है 175, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 3। अगर आपसे पूछूँ 4253, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। क्लियर है, पहला रूल बेसिक। ये सेकंड रूल क्या बोलता है, जीरो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले आने वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ये जीरो जो पहले आते हैं, ठीक है, जीरो जो पहले आते हैं नॉन जीरो डिजिट से, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है।
जैसे अगर हम बात करें 0.0015, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जो नॉन जीरो से पहले ये वाले जीरोस हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, समझे? और इस वाले एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, या वो वाले जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाएं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे। जैसे 2.005, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, जो बीच में जीरो आ जाएंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे 4.0008, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? ये 4 और 1 5, ये यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास फोर्थ रूल क्या बोलता है? जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, ठीक है? जीरो या तो राइट पे हो या एंड पे हो नंबर पे, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है? वो क्या हो? राइट साइड पे हो डेसिमल पॉइंट पे। जैसे मैंने लिख दिया 6.00, अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद वाले जीरो, के पहले वाले नहीं, बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे ये नंबर है 6.00, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अगर आपको ऐसे नंबर दिख दिया जाए 6.000, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे पास 4। क्लियर है? 4 रूल डिस्कस किए। ये फिफ्थ रूल देखो, एग्जैक्ट नंबर, अगर आपको कोई नंबर दे दे एग्जैक्ट, ठीक है, 6 दे दिया, 10 दे दिया, तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे 4 पेन्स और 40 कॉपीज, ठीक है, इन सभी में क्या है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इन सभी में क्या है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? जैसे अगर मेरे पास 4 पेन्स है तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.0, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.00, 4.000, 4.0000, मतलब कितने भी जीरोस लगा के मैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर सकता हूँ। तो जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो ये हमारे पास 5 रूल होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हमें पता होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए। ये ऑब्वियसली बात है, सभी को याद होंगे। आप लोगों ने एमएससी की है, ठीक है ना? एमएससी की, एटलीस्ट बीएससी तो सभी ने की है। जो मास्टर कैडर वाले हैं उन्होंने बीएससी की होगी, और जो एचटेट पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने एमएससी की हुई है। तो सिंपल से आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये उसके बाद आता है पोटाशियम, कैल्शियम, कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक तो आपको एलिमेंट्स एज इट इज ही याद होने चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आपको मोलर मास भी याद करने हैं, कुछ आपको मोलर मास भी याद करने हैं। ये मोलर मास किसका पता होना चाहिए? जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, ठीक है, साथ में यूनिट लगा देगा करो ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल का क्या मीनिंग होता है? कि जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास है वो एक हाइड्रोजन एटम का नहीं है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का कितना है? 1 ग्राम है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास है, एस मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये सिंपल सा हमारे पास मीनिंग होता है। उसके अलावा कार्बन का पता होना चाहिए 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए 16 ग्राम पर मोल। आपको सल्फर का पता होना चाहिए 32 ग्राम पर मोल। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, ये वाले बेसिक्स हैं। सोडियम का पता होना चाहिए 23 होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। ये वाले सभी आपको याद होने
कंपल्सरी, ठीक है ना। ये सभी याद होनी चाहिए जिनकी हमें रिपीटेडली ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना है, ये ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। आपको नाइट्रिक एसिड का निकालना है HNO3। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है H2SO4। इन सभी का आपको मोलर मास निकालना है। एक और वीडियो को पॉज करो, इनके मोलिकुलर मासेस को आप निकाल दो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 6 × 12, 6 कार्बन एटम्स हैं, एक का 12 होता है, प्लस 12 का हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, ठीक है, प्लस 6 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है हमारे पास 16। तो जब आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया होगा तब आपका आंसर आया होगा 180। ये सभी को याद भी होना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो इम्पॉर्टेंट है ये वाले याद होने चाहिए। नाइट्रिक एसिड 1 प्लस नाइट्रोजन का आएगा 14 प्लस, ये नाइट्रोजन को नोट कर लो, यहाँ पे 14 आता है, ये प्लस 3 × 16। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है ना आप, 63 ग्राम पर मोल आएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड का, ये हाइड्रोजन का होता है 2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का ये 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16। तो इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये बेसिक सा था जो हमारे पास मोलर मास का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोग को मोलर मास निकालने आ चुके होंगे। नेक्स्ट देखो, मैंने एक टर्म यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं मोल। अब ये मोल एक्चुअल में है क्या? जो मैंने एक टर्म यूज़ किया मोल, ये मोल क्या है? मोल एक नंबर है। ये मोल इज़ नथिंग बट अ नंबर, ये जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये मोल क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे हम 1 डजन बोलते हैं, 1 डजन का क्या मीनिंग होता है 12 थिंग्स। वैसे ही एक मोल का क्या मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कुछ भी, ठीक है, आयंस हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा मीनिंग रखना है अपने याद, एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। और इसी नंबर को हम बोलते हैं क्या? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब ये एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ। एक कंटेनर लिया हमने, ये एक कंटेनर लिया जिसमें हमने कार्बन का 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 वाला और कार्बन 14 वाला। हमने कार्बन 12 वाला उसका आइसोटोप लिया, उसका 12 ग्राम लिया, उसका कितना लिया 12 ग्राम लिया। अब 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम से, 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम से, तो नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोल दिया गया 1 मोल बोल दिया गया। मतलब जब हमने 12 ग्राम लिया, ठीक है ना, 12 ग्राम लिया कार्बन का, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आए थे वो थे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी नंबर को हमने बाद में बोल दिया जाके 1 मोल। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको AMU। और एक हम लिखते हैं ग्राम पर मोल। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझना, ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझना। जैसे मैं आपको बोल दूँ 16 ग्राम AMU, सॉरी 16 AMU ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऐसे बोलता हूँ। जो मास होता है ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये एक तरफ मैंने लिख दिया 16 AMU और एक लिख दिया मैंने 16 ग्राम पर मोल। दोनों में क्या डिफरेंस है जस्ट ये आपको समझना है। देखो जब भी AMU लिखा हो, ठीक है, 16 AMU ऑक्सीजन का मास, तो आपने समझना है कि एक एटम का मास है, कि AMU का क्या मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम। जब भी AMU लिखा मिल जाए तब मीनिंग होगा आपका मास ऑफ
1 एटम। और जब ग्राम पर मोल लिखा मिल जाए तब आप समझना 1 मोल का, 1 मोल का 1 मोल ऑक्सीजन एटम हैज मास 16 ग्राम। हमारे तो ग्राम और एएमयू में छोटा सा डिफरेंस होता है। जब भी हम ग्राम यूज करते हैं तब वो होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास। अगर हम एएमयू यूज करते हैं तो वो होता है हमारे पास 1 एटम का मास। ये दोबारा समझाता हूँ। जैसे देखो मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन का अगर 16 एएमयू लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है 16 ग्राम पर मोल, तो जब एएमयू लिखा हो तो इसका मीनिंग है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज मास 16 एएमयू। ये एक ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 एएमयू है। बट अगर 16 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है तो इट मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन एटम हैज मास 16 ग्राम। क्लियर है? मतलब अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेंगे ऑक्सीजन के, तब उनका मास कितना होगा? 16 ग्राम, है ना। तो ये हमारे पास मीनिंग होता है इसका, ये मीनिंग होता है हमारे पास ग्राम पर मोल और एएमयू के बीच में। ये ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको वो पता होना चाहिए था। उसके बाद एक जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो एक एटम का मास होता है एक एएमयू, उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप ग्राम में कर लो तो kg में कर लो। एक एएमयू किस में होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। चलो यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक्स क्लियर किए हैं। मोल क्या होता है, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, सभी चीज़ें बेसिक्स को पढ़ लिया हमने। एएमयू और ग्राम पर मोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एएमयू को ही हम यू बोल देते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। चाहे आप एएमयू बोल दो चाहे इसको यू बोल दो, एक ही बात है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास दोनों क्या है हमारे पास? सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का। तो मैंने ये क्वेश्चन कर लो आप ट्राई, ठीक है ना। इसको साइंटिफिक फिगर में कर लेना। कैसे करते हैं? जैसे ये 6.8 लास्ट पे, तो इसको लिख लो 6.8। 6.8 लिख लिया। अब इससे पहले जितने भी नंबर हैं उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। अब लिख लेना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख लेना। पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास ओवर इट्स मॉलिकुलर मास। ये पहला सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, गिवन मास ओवर इट्स मोलर मास। जैसे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला है आपके पास 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका 550 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये दो सिंपल से क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एक और वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो इन क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना था। जो पहला क्वेश्चन है 90 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मास ओवर मोलर मास। ये मास कितना दिया आपको 90 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है, और हमारे पास वाटर का मोलर मास कितना होगा 2 + 16 18। ये 2 + 16 18 हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5 मोल, ठीक है, वाटर के।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 540 ग्राम ग्लूकोज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगी, ये मोलर मास कितना दिया 540 डिवाइड बाई मास दिया 540 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, अभी कैलकुलेट करवाया था, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 मोल्स। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे मैंने सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो पहले हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये सभी कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला आ जाएगा, मास कितना गिवन है 540 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है 180, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 3 मोल्स। ये ग्लूकोज के लिए बिल्कुल सिंपल है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के मोल्स पूछ लिए हैं, अब कार्बन जो एटम है ये उसके कितने मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। पहले आपने क्या करना है, ग्लूकोज के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। ग्लूकोज के मोल्स कितने आगे, 3 मोल्स आगे। अब देखो अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें, ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें, तो यहाँ पे क्या है 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 कार्बन एटम है। अगर हमारे पास 3 मोल ग्लूकोज होंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम है। अगर हमारे पास 3 मोल ग्लूकोज होगा तो उसमें कितने कार्बन के जो हमारे पास मोल्स होंगे, ठीक है ना। तो कार्बन के मोल्स हो जाएंगे जितने ग्लूकोज के 3 मोल्स हैं इनटू कितने कार्बन एटम है, देखो कितने कार्बन है 6 कार्बन एटम है, तो इनटू 6 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज 18 मोल्स। तो कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 18 मोल्स हो जाएंगे। सिमिलरली आप फाइंड आउट करो हाइड्रोजन के मोल्स, और आप फाइंड आउट करो ग्लूकोज अपने ऑक्सीजन के मोल्स, मोल्स फाइंड आउट करो हाइड्रोजन के एंड सिमिलरली ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या देंगे 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 डेट इज 36 मोल्स, और ऑक्सीजन क्या देंगे 6 इंटू 3 डेट इज 18 मोल्स। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम दोबारा से फिर देखेंगे कि इसका यूज़ करना और अच्छे से सीखेंगे। पहले हम बाकी फार्मूलाज को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है हमारा फर्स्ट फार्मूला, जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये सेकंड जो फार्मूला है, अगर आपको गिवन पार्टिकल्स हो या उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्या मीनिंग है मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए एक मोल में कितने, एक मोल के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो हम बोलेंगे क्या, हमारे पास क्या है 1 मोल पार्टिकल्स हैं। तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं हम 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। देखो एक मोल में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो एक पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। अगर हमारे पास n पार्टिकल है तो n पार्टिकल में कितने मोल्स हो जाएंगे, एक में इतने मोल्स हैं तो n में क्या हो जाएंगे n डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का सेकेंड फॉर्मूला जो बनता है वो होता है गिवन पार्टिकल्स, जो आपको गिवन पार्टिकल्स हैं डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस आपने ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। फॉर एग्जांपल इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास, ठीक है,
12 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स दिए हैं आपको, या एटम्स दिए हैं, एटम्स ऑफ ये हीलियम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, आपको कंडीशन दी है कि आप एवोगैड्रो नंबर को अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻23 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम्स मॉलिक्यूल सब कुछ आ जाता है। गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब कितने एटम्स गिवन है आपको? 12 इंटू 10⁻24 डिवाइड किससे कर देंगे? 6 इंटू 10⁻23 से। तो 6 ले लो, 6.022 ले लो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20 मोल्स। तो ये हमारे पास क्या होता है? सेकंड फॉर्मूला होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, अभी 22.7 वाला मत याद करो आप, सिंपल 22.4 वाला याद करो। ये 22.4 वाला फॉर्मूला याद करो। ये देखो इसका क्या लॉजिक होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या होती है? एक आइडल गैस इक्वेशन होती है, आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू NRT। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? आइडल गैस इक्वेशन। यहाँ पे P का मतलब होता है प्रेशर, P का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। एक और लिख देता हूँ मैं, P फॉर प्रेशर, P फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ये T फॉर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमेशा हमने केल्विन में लेना है। ये टेम्परेचर किस में लेना है? हमने हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा हमने केल्विन में लेना है। और यहाँ पे R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R की दो वैल्यूज आपको याद करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज याद करनी है? ठीक है, R की एक वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू आपको R की याद कर लेनी है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और दूसरी वैल्यू याद रखनी है आपको 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। तो आपको ये वाली दो वैल्यूज हमेशा के लिए याद रखनी है R की। ठीक है, एक और होती है, चलो वो भी लिख देता हूँ। ये अगर हमने कैलोरी में लिखनी हो तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है। ये तीन वैल्यूज तो हम याद कर लेंगे। R की वैल्यूज काफ़ी यूज आएंगी आपके थर्मोडाइनमिक्स के अंदर यूज आएंगी। ठीक है ना, उसके अलावा ये आपका जो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव है वहाँ पे यूज आएगी, हर टॉपिक में यूज आती है। तो ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए R की। अब देखो ये दो फॉर्मूलाज पढ़े नंबर ऑफ मोल्स के। पहला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट ओवर इट्स मोलर मास। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब जो थर्ड फॉर्मूला होता है कि वो एज इट इज आपको याद करना है। ये थर्ड फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? ये गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4, डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने लीटर में, ऊपर भी वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला थर्ड होता है जिससे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया है, ml में सॉल्व कर लो, तो ऊपर ले लेना वॉल्यूम इन ml, तो अब नीचे क्या ले लेना आप? 22400, तब भी आपके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ये आइडल गैस इक्वेशन से आता है। कैसे आता है? थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको। ये एसटीपी कंडीशन का क्या मतलब होता है, पहले वो समझाता हूँ। ये एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जो हम प्रेशर मानते हैं, ठीक है, वो 1 एटमोसफियर मानते हैं। ये ओल्ड कन्वेंशन होती है, बट मैं ओल्ड को ही फॉलो करता हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमोसफियर, और जो टेम्परेचर होता है वो हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम ये कंडीशन लगा के ये 1 मोल का हम वॉल्यूम निकालें, 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तो हमारे पास आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से अगर हमने वॉल्यूम निकालना तो क्या आ जाएगा? NRT बाई P।
nRT बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हम एक मोल के लिए निकाल रहे हैं, फिक्स कर दिया हमने। आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 के, जब भी हम एटमोस्फियर लीटर मिलेंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एज इट इज नहीं पुट करना है, इसको 273 केल्विन पुट करना है, इंटू 273 डिवाइड बाय प्रेशर कितना 1 है। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.4 लीटर्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। तो ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर होता है। बट यहाँ पे मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको पूछा गया 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, अगर आपको दो ऑप्शन दिए हुए, एक दिया हुआ 22.4 लीटर्स और एक दिया हो 22.7 लीटर्स, तब आपने टिक करना है 22.7 लीटर्स। इसका लॉजिक क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ। अगर आपको दोनों ऑप्शन में हुए तो आपने 22.7 को टिक करना है। अगर आपको सिर्फ 22.4 लीटर हुआ तब आपने ये ऑप्शन टिक, मतलब इसको आपने प्रेफर करना है अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए, ये 22.7 को आपने क्या करना है, प्रेफर करना। ठीक है, तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा आपको सिंपल यूनिट कन्वर्जन तो आते होंगे, सिंपल यूनिट कन्वर्जन तो आपको आते होंगे। ये यूनिट कन्वर्जन में क्या है हमारे पास, यूनिट कन्वर्जन में क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले आपको टेम्परेचर का यूनिट आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.1 केल्विन होता है, 15 होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हमने 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम 25 में क्या ऐड कर देंगे 273.15, फिर आ जाएगी 298.15 केल्विन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 273 ले लिया करो। ठीक है, तब भी हमारा ऑप्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद तो यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास 1 लीटर होता है, जैसे समझो 1 ml होता है, वो किसके इक्वल होता है, ये ml किसकी है, वॉल्यूम की। तो ये किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल क्या होता है 1 ml। अगर हम बात करें 1 लीटर की तो 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर्स होते हैं। ये 3 यूनिट कन्वर्जन आपको डेफिनेटली आने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन हो गया और ये हमारे पास वॉल्यूम की क्या हो गई, यूनिट कन्वर्जन हो गई। तो अभी तक जो हमने काम की चीज़ें पढ़ी हैं वो 3 है। क्या है हमारे पास, एक तो हमें ये 3 फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, इनसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो, तब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। एक्चुअली हमने मोल को कैसे यूज़ किया, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने चारों क्वेश्चंस को क्या करना है, अपने एंड पे ट्राई करना है। पहले ये 2 वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ये वाले 2 क्वेश्चन ट्राई करना। अगर नहीं भी सॉल्व हुए एटलीस्ट ट्राई करना, सो डैट आपको क्वेश्चन जो अप्रोच करने का वे है एटलीस्ट वो तो आप लगाओ। आई थिंक सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो सॉल्यूशंस। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन गैस। ये पहली बात मास ऑफ ओजोन गैस के लिए है, हमें ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर हम बात करें मोलर मास ओजोन का कितना होता है, तो वो हो जाएगा 16 × 3 दैट इज 48 ग्राम पर मोल। तो 48 ग्राम पर मोल क्या आ जाएगा, ओजोन का मोलर मास। ठीक है ना, विच ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट एसटीपी। अब आपको डाटा दिया है कि ओजोन का 11.2 लीटर है वॉल्यूम, तो क्या हम वॉल्यूम से मोल्स निकाल सकते हैं,
बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4, गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 11.2 डिवाइड बाई 22.4। तो यहाँ से हाफ मोल आ जाएंगे, हाफ मोल का मतलब हो जाएगा 0.5 मोल। तो हमें यहाँ पे ओजोन के मोल्स पता चल गए। ये सबसे पहला काम होता है, हमने मोल्स निकाले। तो ओजोन के कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स। अब मोल्स से हमने मोलर मास, सॉरी मोल्स से हमें मास को निकालना है। तो हमें बाकी फॉर्मूलाज को रिलेट करना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज को रिलेट करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट ओवर मोलिकुलर मास, ये पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, और थर्ड फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ऊपर हमने वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो ये तीन फॉर्मूला थे। हमें ये वाला डाटा गिवन था और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है गिवन वेट, कितना मास होगा क्या ओजोन का। तो हमें अगर मोल्स पता चल गए तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। अब हमें मोल्स भी पता है, मोलर मास भी पता है, तो हमने मास निकालना है ओजोन का। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 0.5, मोलर मास कितना है ओजोन का, 48। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 ग्राम्स, है ना। तो ओजोन का कितना मास आ जाएगा हमारे पास, 24 ग्राम्स आ जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने 24 को आंसर किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इनको ये क्वेश्चन समझ आया, उन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है। एक और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 3 ट्राई करो। जिनका पहला क्वेश्चन गलत हुआ है, सिमिलर टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, आपको नाइट्रोजन का मास पूछा है, तो वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे, 2.24 डिवाइड बाई 22.4, ठीक है। तो ये आगे होंगे हमारे पास 0.1 मोल्स। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 0.1 मोल्स। अब यहाँ से हमने मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1, मोलर मास कितना होता है N2 का, ये एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का हो जाएगा 28, इंटू 28 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम्स। जो नाइट्रोजन का मास होगा ये वो कितना होगा, 2.8 ग्राम्स होगा। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे। तो वॉल्यूम दिया हमें 89.6 लीटर्स, 89.6 लीटर्स दिया है। उसके बाद एसटीपी कंडीशन है, तो 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आने थे हमारे पास, 4 मोल्स आने थे। कितने मोल्स आने थे हमारे पास, 4 मोल्स क्या था यहाँ पे, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। यहाँ पे आप 8.92 की जगह 89.2 कर लो। यहाँ पे आप कर लो 89.2। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हम इजी कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 89.2, ठीक है। 89.6 कर लो, चलो तो बैक रूट है 89.6 लीटर एट एस टी। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पूछा, ये क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहीं से मैं आपको 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 89.6 डिवाइड बाई 22.4। तो यहाँ पे 4 मोल्स आ जाएंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये 4 मोल्स किसके है, CO2 के। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, 4 मोल्स CO2 है, 4 मोल्स CO2 है। बट आपको तो निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालो, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मतलब एटम्स के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एटम्स। अब हमारे पास CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास 4 मोल मॉलिक्यूल है CO2 का, बट हमने एटम्स निकाले। एटम्स कैसे निकालते हैं, सिंपल है। हमारे पास 4 मोल है CO2 के। एक CO2 में कितने एटम्स हैं, एक CO2 में 3 एटम्स है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, 3 एटम्स हैं। 4 मोल में कितने होंगे, 4 इंटू 12 मोल एटम्स हो जाएंगे। 12 मोल एटम्स हो जाएंगे यहाँ। ये दोबारा समझो, हमारे पास क्या है, 4 मोल CO2 है, ये 4 मोल CO2 है। अब हमारे पास टोटल एटम्स कितने, एटम्स कितने होंगे, CO2 में कितने एटम्स हैं, 1, एक ऑक्सीजन का और दूसरा ऑक्सीजन का, 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 12 मोल एटम्स हो जाएंगे, 12 मोल एटम्स। अब 12 मोल एटम्स का क्या मतलब हो जाएगा, 12 इंटू, मोल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 78 इंटू 10⁻23 एटम्स, या आपको मिलेगा 7.8 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। इनको ये स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आया, कि मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर लेते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आपको जो मोल्स है उसका प्रॉपर कैलकुलेशन आ चुका है ना। मोल्स तो चलो आ गया, उससे आगे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कैसे निकाल। तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 किसके कुल आ जाएंगे, गिवन मास 9.8 ग्राम। ठीक है, H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे H2SO4 के कितने मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, 0.1 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, H2SO4 के कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.1 मोल्स आ जाएंगे। अब मोल से हमने, ये मोल्स किसके हैं, H2SO4 के। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो मुझे बताओ एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। कैसे, 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, टोटल हमारे पास 7 एटम्स हैं। तो कितने मोल एटम हो गए, मोल्स ऑफ एटम। तो कुछ नहीं करना, आपने H2SO4 के मोल आए थे उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देने, 7 इंटू 0.1 मोल एटम्स। तो कितने एटम्स आ गए हमारे पास, 0.7 मोल एटम्स आ गए। अब 0.7 मोल का क्या मतलब हो जाएगा, 0.7 इंटू, मोल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0.7 इंटू 6 4.2 आ जाएगा, इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये वाला क्या था, हमारा फाइनल आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको ये वाले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या आपके ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, ये वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड CO2 के प्रेजेंट इन 176 ग्राम CO2। क्लियर है पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल एंड O2 एटम्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑक्सीजन। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके। क्या आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। तो ये वाले हमारे आंसर्स हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के ये वाले आंसर आए हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है जो ए वाला, उसमें आपको दिया 176 ग्राम CO2। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, मोल्स। तो मोल्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो 176 ग्राम डिवाइड बाय CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। तो ये आप काटोगे तो 4 पे कट जाएगा। तो CO2 के कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए। CO2 के कितने आ गए हमारे पास, 4 मोल्स आ गए। अब एक CO2 में एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो कार्बन के मोल्स कितने आ जाएंगे, एक कार्बन है तो 4 मोल ही रह जाएंगे। क्लियर है, CO2 के 4 मोल है, ठीक है ना। तो एक कार्बन है तो कार्बन के भी 4 मोल्स रह जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ जाएंगे,
2 × 4 दैट इज 8 के आ जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। 8 के आ जाएंगे ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? ये बेसिक फंडा आपको आई थिंक सभी का क्लियर होगा ये। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एंड O एटम्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑक्सीजन। ये जब भी ऑक्सीजन की बात होगी हमारे पास, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन गैस होती है। ये जब भी ऑक्सीजन लिखा हो ना, ऑक्सीजन गैस माननी है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास 80 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। तो ये काटोगे तो कितना आएगा 2.5 पे आ जाएगा, काट के देख लेना। तो 2.5 क्या है, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2.5 क्या है, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमने O2 के मोल्स निकाले ना, तो 2.5 क्या आ जाएंगे O2 के मॉलिक्यूल्स पे आ जाएंगे। समझ गए पहला पॉइंट। उसके बाद एटम्स निकालने, अगर हमने एटम्स निकालने तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो 2 को क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 5 मोल क्या आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। तो जितने आप मोल्स निकालते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और एटम्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूल में कितने एटम है पहले वो चेक करना होता है, उसको मोल से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर। तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आप सॉल्व करना, चेक करना कि आपका ये ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। उसके बाद देखो ये आपसे पूछा गया है विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। कि इसको भी आपने अपने एंड पे चेक करना है, इसको भी आपने चेक करना है। उसके बाद देखो हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी आपने सॉल्व करने हैं। ये वाले 2 क्वेश्चंस भी आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये सेकंड वाला रहने देना, सिर्फ आप पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये सिर्फ आप पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके आंसर्स हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90.8। तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, अगर सेकंड कर सकते हो तो ट्राई करना, बट सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो आपने सिर्फ पहले क्वेश्चन को ही ट्राई करना है। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपको मोल्स क्लियर हो चुके हैं, कैसे हमने मोल्स का कैलकुलेशन करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन और मोल्स को रिएक्शन पे कैसे अप्लाई करते हैं, जो मोल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रिएक्शंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, ये वाला पार्ट सीखेंगे। और एक टर्म हम जो इम्पोर्टेंट होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये जो पोर्शन होता है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स का, वो भी हम क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे। मोल्स को रिएक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शंस। स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शंस, इसी में मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सिखा दूंगा, और कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक ठीक है, आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको दूसरा वीडियो भी उसी दिन मिल जाएगा जो मोल का है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर चैप्टर में यूज़ आता है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं इसको, कि बस आपने प्रॉपर रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को देखना है, कैसे हम मोल से एटम्स निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना अपने एंड पे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टोइकोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स को करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को पार्ट 1 जो है हमारा वो क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिटेल में पढ़ लिया है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर लिया है डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म्स को भी कवर कर देंगे। क्या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और इसका पीडीएफ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का पीडीएफ मैं कहाँ पे शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो पीडीएफ है, जो स्टूडेंट नहीं लिख रहे, या आप थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में जो भी मैंने लिखा है पढ़ना चाहते हैं,
तो मैं PDF है जो वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक क्या है हमारे पास, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट HTET केमिस्ट्री सेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड कर ले। केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको एक स्टोर में HTET का बैच दिखेगा। की फीस है टोटली 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ में आपको क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स के क्या होंगे, टेस्ट मिल जाएंगे आप। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।